हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आज आपका पार्ट नंबर 6, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके 20 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका पवन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न इंग्लिश का इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा चुका। तो दोस्तों, टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा डिटेल से अच्छे से समझा के पढ़ाया गया है, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ज़रूर जाके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके लिंक मिलेगी आपको, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आपको जहाँ भी सुविधा आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय एवं शिक्षकों के क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। ये आपके बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं स्कूल और शिक्षकों के दायित्व। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे स्कूल और शिक्षकों के दायित्व क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही व्यक्तिगत और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सरकारी विद्यालय जो है वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे और साथ ही व्यक्तिगत और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। तो दोस्तों, ये आपके मेन पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, व्यक्तिगत और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए, यानी कि यहाँ पे व्यक्तिगत और विशेष रूप से, इसका क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है। यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वो तो निःशुल्क शिक्षा देंगे ही, साथ ही यहाँ पे व्यक्तिगत और विशेष रूप से लिखा गया है। तो इसका ये मतलब है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी आर्थिक रूप से निर्बल और समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कोई भी विद्यालय प्रवेश के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 और उसके पश्चात अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 का दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। तो दोस्तों, जो 25% सीटें हैं अदर जो विशेष स्कूल हैं या फिर कह सकते हैं व्यक्तिगत स्कूलों में, तो जो 25% सीटें उसका जो खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये इसमें आपका पॉइंट है। अब हम देखें नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिए, बच्चे की उम्र निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा, जो जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर उसके पास प्रमाण पत्र का अभाव है तो उसको प्रवेश देने से इनकार किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण ना कर ले। क्लियर। यहाँ पे रोका नहीं जाएगा का क्या मतलब कि उसे फेल नहीं करना और ना ही उसे स्कूल से निकालना है जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण ना कर ले। क्लियर। तो ये सारे मेन पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी, यानी कि किसी भी तरह का शारीरिक दंड नहीं देना है या मानसिक उत्पीड़न नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा से किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों, अगर इस तरह का दंड किसी भी छात्र को दिया गया तो कहीं ना कहीं जो भी नियम है उसका उल्लंघन होगा और उसके उल्लंघन होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत
बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय में शिक्षकों के क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों जो भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया कि उसके अंतर्गत विद्यालय के क्या दायित्व हैं, शिक्षक के क्या दायित्व हैं, यहाँ पे उसी के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने इसके पहले पॉइंट में यहाँ देखा था कि यहाँ पे सारे सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों को 25% स्थान आरक्षित करना होगा। ये आप पहला पॉइंट देखे थे। कोई पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी और इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। जो बच्चा है उसके जन्म प्रमाण पत्र उसके उम्र के निर्धारण के लिए होंगी, लेकिन अगर किसी भी बच्चे के पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको प्रवेश देने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और इसमें था कि किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा, यानी कि उसे फेल नहीं किया जाएगा और उसे स्कूल से निकाला भी नहीं जाएगा और ना ही उसे तब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न कर ले तब तक निकाला नहीं जा सकता। ये सारे नियम भी है। देखिए किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे दोस्तों रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर? चूँकि ये सारी चीज़ें व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास है, इन सब चीज़ों का हम व्यवहारिक ज्ञान इतना रखते हैं कि हम आराम से इन सब चीज़ों को थोड़ा सा भी समझ लें तो आराम से कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये आपके बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों देखते हैं उत्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। दोस्तों यूएनओ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1950 में की थी। विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। तो भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया और जिसके मुख्य बिंदु निम्नांकित हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत में कब स्वीकार किया गया तो ये 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया गया था। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन पॉइंट क्या लर्न करने हैं कि ये जो बालकों के अधिकारों की घोषणा की गई वो 10 दिसंबर 1950 में की गई थी और भारत ने इसको 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। दोस्तों इसके क्या क्या बिंदु थे इसमें देखिए, हम पहला देखते हैं बच्चे को जन्म के तत्काल बाद पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। तो दोस्तों ये बच्चे का अधिकार है। चूंकि यहाँ पे बच्चों के अधिकार की बात हो रही है तो इसमें सबसे पहला अधिकार, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जो भी बालकों के अधिकार होते हैं उसमें पहला अधिकार था कि जन्म के तुरंत बाद उनका पंजीकरण कराया जाए जिससे कि उन्हें अपनी राष्ट्रीयता प्राप्त हो सके, उन्हें राष्ट्रीयता का अधिकार मिले। और दूसरे में है प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया। और तीसरे पर हम देखें तो बच्चे के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं करना है। और नंबर 4 पर हम देखें तो माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार बच्चों को दिया गया है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट हम इसके पहले भी देख चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार देखते चलते हैं। नंबर 5 पॉइंट पर बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना इत्यादि। तो दोस्तों ये वाला सेम आंसर हम इसके पहले देख चुके हैं लेकिन एक बार फिर से में हमारा रिवीजन हो जा रहा है। क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन नंबर 13 में देख चुके हैं जिसमें बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान का उल्लेख करिए। ये क्वेश्चन आपके 2015-2018 बीएड और डीएलएड यानी कि डीएलएड या बीएड आप एक ही है कोर्स, तो इसमें 2015 और 2018 में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेम क्वेश्चन है, अगर आपको बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख करने को कहे या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के प्रमुख अधिकारों का वर्णन कहे तो सेम आंसर है, आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित हो सके। तो दोस्तों ये आपके बीटीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं। विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर यह भाव पैदा हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें विद्यालय की तो दोस्तों ये आंसर बहुत ही ज़्यादा साधारण सा आंसर है जिसको आप अपने शब्दों में आराम से लिख पाएंगे क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आपको विद्यालय में बचपन से ही सिखाई जाती हैं कि जहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, अलग अलग
धर्म जाति समुदाय के लोगों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि वहाँ पे आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया गया। तो एक तरह से ये जो आदर सम्मान का भाव छात्रों के अंदर आता है वो कहीं ना कहीं इस विद्यालय की ही देन होती है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा सभी धर्मों की अच्छी बातों को, एक तरह से कहते हैं हर धर्म अच्छी बातें ही बताता है, तो सभी धर्मों की जो भी क्वालिटी होती है उसको एक्सेप्ट करने की बात होती है। वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक धर्म को नहीं अपनाया जाता, क्योंकि दोस्तों हमारा जो संविधान है वो भी धर्म निरपेक्षता को पर ही बल देता है, जहाँ पर किसी भी धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है। क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि इसके बारे में तो आप आराम से डिटेल कर सकते हैं कि दोस्तों जैसे कि आपके इस विद्यालय में चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बैसाखी हो, या फिर हम कह सकते हैं गुरु पर्व हो, तो ये सारे त्योहारों पर हॉलीडेज होते हैं, रक्षाबंधन हो, या फिर हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक डे, हर त्यौहार के लिए गस्टेड छुट्टी होती है। तो एक तरह से इन सारे त्योहारों में एक तरह से एकता का भाव पैदा करने के लिए हर धर्म की जो मेन त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टियां होती हैं, और साथ ही कुछ त्यौहार हम अपने विद्यालय में भी सेलिब्रेट करते हैं अपने गुरुजनों के साथ, जैसे कि रक्षाबंधन, होली, और इसके अलावा दिवाली में दियों की प्रतियोगिता। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ये हमेशा सिखाती है कि विद्यालय में हमेशा किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है, बल्कि वहाँ पर प्रत्येक धर्म संस्कृति को मान्यता दी जाती है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं सार्वभौमिकरण हेतु हंटर कमीशन की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि इसके पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि हंटर कमीशन ही ऐसा पहला कमीशन था जिसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की तरफ जोर दिया गया, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के कार्यों पे विशेष बल दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें प्राथमिक शिक्षा की नीति की, तो चलिए देखते हैं। हंटर कमीशन ने यह स्वीकार किया कि अब वह समय आ गया जब जन साधारण हेतु प्राथमिक शिक्षा की अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती है, इसलिए पहले की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा पर अधिकाधिक मात्रा में सरकार का ध्यान केंद्रीभूत होना चाहिए। तो दोस्तों हंटर कमीशन ने जो भी गवर्नमेंट थी उसके ध्यान को प्राथमिक शिक्षा की तरफ आकर्षित किया, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ही जो जनसाधारण यानी कि जो भी जनता है उसकी शिक्षा की बात कही जा सकती है, क्योंकि जहाँ पे सर्व शिक्षा की बात होगी तो वहाँ पे पूरे लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक शिक्षा की इस नीति का पालन करने के लिए कमीशन ने निम्न सुझाव रखे। आपसे सुझाव पूछे या फिर सिफारिश पूछे तो दोनों एक ही बात है। अगर आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सिफारिश लिखा है, लेकिन आंसर में देखेंगे तो सुझाव या फिर सिफारिश दोनों सेम यहाँ पे आपको डिटेल करना है। पहला है प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिए छात्रों को तैयार करना मात्र नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो प्राथमिक शिक्षा, चूंकि यहाँ पे हंटर कमीशन में ही पहले प्राथमिक शिक्षा की बात की गई, इसके पहले प्राथमिक शिक्षा पर उतना जोर किसी ने नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं पहली बार प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए, ना कि केवल उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए छात्रों को तैयार करना मात्र। चूँकि यहाँ पर जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो छात्रों के लिए जीवनों उपयोगी होना है, ना कि उनके लिए केवल उच्च शिक्षा ही प्राप्त करना। क्लियर? कहने का सेंस यही है। 2 पे है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य को विशेष प्रयत्न करने चाहिए। नंबर 3 पर हम देखें तो भारत की जनजातियों में पिछड़ी जातियों की प्राथमिक शिक्षा का भार पूर्ण रूप से अपने ऊपर ले लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो भारत की जनजातियां हैं, चूंकि जो जनजातियां थी कहीं ना कहीं वो सबसे पिछड़ी या फिर हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक, तो इनके प्राथमिक शिक्षा का पूरा भार सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि जिससे कि वो साक्षर हो सके, क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी कि वो अपने आप को साक्षर कर पाए। तो एक तरह से उन्हें निःशुल्क शिक्षा देकर सरकार उन्हें साक्षर कर सकता है। तो 4 पे
जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, प्रसार एवं सुधार सरकार का ही उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए और भी चीज अच्छे ढंग से क्लियर किया गया है कि जनसाधारण यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है। तो हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए और एक तरह से प्रसार प्रचार भी होना चाहिए और उसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखें प्राथमिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन। प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण दायित्व स्थानीय संस्थाओं, नगर महापालिकाओं तथा जिला परिषदों को सौंप दिया जाए। इस प्रकार सरकार प्राथमिक शिक्षा के संगठन तथा प्रशासन के भार से मुक्त हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सुझाव दिया गया था। वो प्राथमिक शिक्षा है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर देना चाहिए कि जहाँ पर उसका दायित्व जो होना चाहिए वो स्थानीय संस्थाओं पर होना चाहिए, नगर महापालिकाओं पर होना चाहिए, जिला परिषदों पर होना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं इन तरह की इकाइयों को सौंपे जाने पर वो अपने कार्य को सही ढंग से कर पाएंगे। क्लियर। तो पार्ट का लास्ट क्वेश्चन यानी पार्ट 6 लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कोठारी आयोग की नियुक्ति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या कारण थे, क्योंकि यहाँ पर कोठारी आयोग ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आधारित शिक्षा को अधिक महत्व दिया, जिससे कि देश की उन्नति होगी, देश की आर्थिक स्थिति की उन्नति होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या कारण थे। नंबर 1 पर है शिक्षा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाना, जिससे कि लोग जब शिक्षा कहीं ना कहीं शिक्षा ही मेन माध्यम होती है किसी भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। और नंबर 2 पर हम देखें शिक्षा के सर्वतोन्मुखी और सर्वांगीण सुधार पर विचार करना। नंबर 2 पॉइंट है कि किस तरह से जो शिक्षा है उसमें सुधार किया जाए, सब अधिक से अधिक सुधार किया जाए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लाकर। नंबर 3 पर हम देखें संपूर्ण शिक्षा में समान शिक्षा प्रणाली के स्थान पर विचार किया जाए। संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर विचार करना कि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा प्रणाली का होना, यहाँ पे इसके लिए विचार किया जाए। और नंबर 4 पर हम देखें पूर्व नियुक्त दोनों आयोगों के सुझावों एवं उन पर हुई कार्यवाही का परीक्षण करना। तो जो भी आयोग बनाए गए उनके जो भी सुझाव रहे उसमें जो भी कार्य हो रहे हैं उनका परीक्षण करना, यहाँ पे आपका नंबर 4 पॉइंट है। नंबर 5 पर हम देखें शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के गुणों को बनाए रखने के लिए उनमें नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना। तो दोस्तों जो शिक्षा का परंपरागत स्वरूप था उसमें किस तरह की नवीन आवश्यकताएं हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, इस पर भी यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया गया। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोठारी आयोग के बारे में पूछा गया है और कोठारी आयोग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा के क्या महत्व थे इसके बारे में हमें बताना था, किन कारणों से उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अधिक महत्व दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कई कारण बताए गए, जिससे कि अलग अलग कारण यहाँ पे क्या था कि पहला था कि अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शिक्षा में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा में नवीनता आएगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें एक रूपता आएगी। और अगर हम बात करें तो जो भी परंपरागत स्वरूप है उनके गुणों को बनाए रखने के लिए नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन भी किए जाएंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अब आपके पास बहुत ही कम समय है, तो यहाँ पर आपको रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है जो जो मेन पॉइंट है। क्लियर दोस्तों, इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।